हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स या फिर जिन्हें हम कमांड्स भी बोल सकते हैं। इनमें से एक है एलियास और दूसरा है ग्रुप बाय। ठीक है, तो इन्हें शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे अभी तक के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको डेटाबेस के कंसेप्ट्स और एसक्यूएल क्वेरीज के कंसेप्ट समझ में आ सकें। ठीक है, अब हम इन दोनों कमांड्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद में हम जो डेटाबेस काम में लेने वाले हैं उसे एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस एक्टिव हो चुका है। अब टेबल्स देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल्स हमारे पास में है। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारी टेबल्स हमारे सामने शो हो रही है। इनमें से हम देख लेते हैं स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ये है हमारी स्टूडेंट टेबल। अब हम इस पर एलियास फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे ना। अब ये जो एलियास जो है, ठीक है, ये एलियास फंक्शन करता क्या है, ये होता क्या है। तो मैंने आपको बार बार एक वर्ड में जो है इस्तेमाल करता हूँ, व्यू टेबल, व्यू टेबल, व्यू टेबल या व्यू लेवल। ये होता क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। जब भी हम किसी भी रिलेशनल डेटा टेबल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो उसका आउटपुट हमें शो होता है और वो जिस टेबुलर फॉर्म में शो होता है, तो वो जो टेबल हमें शो हो रही है वो व्यू टेबल है। व्यू का मतलब होता है दिखाई देना। तो वो जो हमें दिखाई दे रही टेबल वो व्यू टेबल है, वो ओरिजिनल टेबल नहीं है। यानी कि हमने किसी भी टेबल में अगर कुछ रिजल्ट सर्च किया है तो हमें वो एक टेबल फॉर्म में ही शो होगा। तो वो जो शो हो रही है वो व्यू टेबल है, उसका ओरिजिनल टेबल से कुछ भी लेना देना नहीं है। इट मीन्स के डेटा तो ओरिजिनल टेबल में से आ रहा है, बट वो व्यू टेबल में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो ओरिजिनल टेबल में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो टेबल हमें दिखती है वो टेम्परेरी होती है, उसी को हम व्यू टेबल या व्यू लेवल टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो एलियास क्या करता है, हमारी जो व्यू लेवल टेबल है उसके अंदर अगर हम चाहें तो किसी भी कॉलम का नेम जो है हम चेंज कर सकते हैं या फिर किसी भी टेबल का भी नेम हम चेंज करके शो कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप सोचेंगे कि सर ये तो हम रीनेम या अल्टर कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टर कमांड क्या करता है, एक्चुअली वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। यानी कि टेबल के अंदर ओरिजिनलिटी में किसी कॉलम के नेम को परमानेंटली चेंज कर देगा या टेबल का नेम परमानेंटली चेंज कर देगा। लेकिन मैं वैसा नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि रन टाइम पे जो है, व्यू टाइम पे जो है या व्यू लेवल टाइम पे जो है नेम चेंज हो, ओरिजिनल टेबल के अंदर नेम चेंज ना हो, तब जो है एलियास काम में आता है। और एलियास का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ का जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं हम शक्ल जो ओरिजिनल नहीं है, फॉल्स आइडेंटिटी जो है हम इसको देते हैं कॉलम को या टेबल को। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला ये सिर्फ व्यू लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि भाई एलियास देते क्यों। देखिए, कई बार होता है ओरिजिनल डेटाबेस टेबल्स के अंदर कॉलम नेम जो होते हैं वो प्रोग्रामर्स इस तरह से डालते हैं कि भाई उन्हें समझ में आए कि वो डेटा क्या है। लेकिन जरूरी नहीं ना उनकी लैंग्वेज यूजर्स को भी समझ में आए, उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स शो हो सकता है। जैसे कोई पैसेंजर है, अगर वो ट्रेन का टिकट बुक कराना चाह रहा है तो वहाँ पे अगर सपोज जैसे उसे शो हो एंटर योर PNR रजिस्ट्रेशन नंबर, तो पैसेंजर खुद कंफ्यूज हो जाएगा PNR क्या होता है। उसके बजाय डायरेक्ट आ जाए एंटर योर टिकट नंबर या फिर एंटर योर ID नंबर, योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, या फिर एंटर योर नेम भी डाल दो सीधा। तो कुल मिला के क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए भी एलियास यूज़ किया जाता है, जिससे नाम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ईजी लगते हैं। ठीक है, और इसका कीवर्ड है एज। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो ये दो तरह से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक सिंगल टेबल के अंदर जो कॉलम्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, एंड देन उसके बाद में हम इसको मल्टीपल टेबल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको जो है हम एक सिंगल टेबल के अंदर कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये मेरा टेबल है स्टूडेंट, इसके अंदर SID कॉलम है, नेम कॉलम है और क्लास कॉलम है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करके देखते हैं। तो इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, इसका फॉर्मेशन या सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है। सेलेक्ट कॉलम नेम, उस कॉलम नेम यहाँ पे वो कॉलम नेम डालना है जिसको हमें एलियास नेम देना है। ठीक है, वो यहाँ लिख दिया, एंड देन उसे जो भी एलियास नेम देना है वो हम यहाँ लिख देंगे, एंड देन आगे टेबल नेम लिख देंगे। कैसे, देखिए सेलेक्ट, अब SID है तो मैंने कर दिया SID एज ID या रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम TUDENT। ये देखिए मैंने बहुत सिंपल सी क्वेरी दी कि स्टूडेंट टेबल में से SID को सेलेक्ट करो एंड उसे शो करो, लेकिन वहाँ पे SID का जो कॉलम नेम है वो ID के नाम से शो होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब ये देखिए
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, नाम है राजेश, अमित, ज्योत्सना और विकास। मैं ओरिजिनल टेबल में देखूँ तो इसी सीक्वेंस में राजेश, अमित, ज्योत्सना और विकास, पर कॉलम का टाइटल क्या है, नेम। लेकिन अब यहाँ पे जब मैंने इसको शो किया तो नेम का हो गया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि वो मैंने यहाँ दिया था। तो इन सिंपल वर्ड्स आपका एलियास क्या कर रहा है, एक्चुअली वो कॉलम के नेम को टेम्परेरी चेंज करके हमें शो करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक एरर आई थी, वो एरर क्या है मैं बता देता हूँ। जब मैंने फर्स्ट वाली क्वेरी दी, ठीक है, ये यहाँ लिखी हुई है इधर, ये देखिए इसके अंदर आप देखिए मैंने एलियास नेम जो दिया वो स्टूडेंट नेम दिया, लेकिन बीच में कनेक्टर नहीं लगाया। ठीक है, अब हो क्या रहा, इस वजह से ये DBMS जो है वो स्टूडेंट को अलग कंसिडर करा और नेम को अलग कंसिडर करा, तो वो कंफ्यूज हो गया कि इन दोनों में से एलियास नेम कौन सा है, स्टूडेंट एलियास नेम है कि नेम है, दोनों में से एलियास नेम कौन सा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एंटिटी शो हो रही है। तो मैंने सिंपल क्या किया, उसके नीचे अंडरस्कोर लगा दिया, एक कनेक्टर मैंने दे दिया, तो दोनों ही पॉइंट, दोनों ही जो है नेम है जुड़ गए, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम ये पूरा नेम हो गया। तो अब इसको सिस्टम को समझ में आ गया कि एज स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इस नाम से जो कॉलम शो करना है। तो ये एरर आपके सामने आएगी। अगर इस एरर से आपको बचना हो तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है पूरे एलियास नेम को जो है वो डबल कोट में ले लीजिए। इस तरह से डबल कोट में दिया मैंने। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम था। ठीक है, अगर मैं कनेक्टर नहीं लगाता तो एरर आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे आई थी हमारे सामने। ठीक है, लेकिन उस एरर से बचने का क्या तरीका है, आप उस नेम को कनेक्टर लगाए बगैर जो है डबल कोट के अंदर पैक कर दीजिए, तो आपका जो है वो रिजल्ट यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट एलियास क्या कर रहा है, किसी भी टेबल के अंदर कोई भी कॉलम का डेटा आप शो कर सकते हो, उसे एलियास दे सकते हो। ये मल्टीपल कॉलम पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल सिंगल पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया SID एज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कोमा नेम एज स्टूडेंट नेम, यानी कि स्टूडेंट टेबल में से दो कॉलम सेलेक्ट करो, एक तो SID सेलेक्ट करो, उसको नाम दे दो, उसका एलियास नेम रख दो रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो नेम वाला कॉलम है उसका जो है उसको भी सेलेक्ट करो, उसका एलियास नेम रख दो स्टूडेंट नेम, और देन मुझे शो करो। तो ये मैंने एंटर किया, तो ये देखिए ओरिजिनल टेबल में SID, यहाँ पे हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, ओरिजिनल टेबल में नेम, यहाँ हो गया स्टूडेंट नेम, बाकी डेटा वो का वही है। तो इस तरह से एलियास आप मल्टीपल कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप तीनों कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो सिंगुलर और मल्टीपल दोनों ही कॉलम्स में हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों ही कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या एलियास की मदद से मल्टीपल कॉलम को अटैच किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमको एक जो है कीवर्ड यूज में लेना होगा, वो है आपका concat_ws। ठीक है, देखिए कॉन्केट भी एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल जो होता है, एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल जो है सेपरेट पार्ट्स को जो है मर्ज करके सिंगल की तरह दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई डेटा अगर मल्टीपल पार्ट्स में मौजूद है तो उसको अगर मुझे कॉन्सेंट्रेट करके जो है एक में दिखाना है, एक सिंगल एंटिटी की तरह दिखाना है, तब कॉन्केट काम में आता है। लेकिन जब मैं अलग अलग कॉलम्स के डेटा को अरेंज करके एक सिंगल वैल्यू की तरह, सिंगल एंटिटी की तरह दिखाना चाहता हूं, तो जो है concat_ws ये काम में आता है। ठीक है, अब इसे अप्लाई करके देखते हैं कैसे है। पहले एक बार मैं क्वेरी अप्लाई करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डेटा मैं समझाऊंगा। तो SELECT सेलेक्ट concat_ws। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले जो है हम कोमा यूज करेंगे। अब ये कोमा क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम नेम, तो मेरी मेन टेबल में देख लेता हूँ SID नेम क्लास ये 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है नेम कोमा क्लास को मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको जो है एक एलियास नेम दूंगा एज डिटेल्स फ्रॉम। ठीक है, अब एक बार मैं क्वेरी रन करता हूँ, फिर आपको इसका आउटपुट समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए आपको डेटा शो हो रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। सेलेक्ट SID कोमा। ठीक है, अब ओरिजिनल टेबल भी शो कर देता हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये नीचे ओरिजिनल टेबल है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए SID नेम क्लास तीनों कॉलम सेपरेट है। यहाँ पे मैंने क्वेरी अप्लाई करी है, उस क्वेरी को समझते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में से SID सेलेक्ट करो। ठीक है भाई, ये रहा SID। अब उसके बाद में नेम और क्लास इन दोनों को भी सेलेक्ट करो, लेकिन इनके डेटा को मर्ज कर दो।
ठीक है। अब मर्ज करने के लिए यहाँ पे ये वर्ड लगा है concat_ws। इस कीवर्ड या इस फंक्शन की मदद से इन दोनों ही कॉलम का डेटा जो है मर्ज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोमा यूज करना है मुझे, वरना क्या होगा, राजेश 10 अमित 12 डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा है क्या, ठीक है। इसीलिए कोमा इंसर्ट करना, तो मैंने कोमा एज अ वैल्यू इंसर्ट किया, इसलिए यहाँ पे जो कोमा जो है वो सिंगल नोट के अंदर जो है अवेलेबल है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं जितने भी कॉलम के नेम लिखूँ उनका डेटा मर्ज तो हो जाएगा, बट हर एक के बीच में कोमा लगा होगा, ठीक है। तो ये मैंने मर्ज कर दिया, एक नया कॉलम बना। अब उस कॉलम को मैंने एक एलियास नेम दिया, उसको नाम मैंने दिया डिटेल्स, तो ये देखो डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये सारा काम जो है स्टूडेंट टेबल में परफॉर्म करना है। तो इस तरह से मेरी टेबल शो हुई। ओरिजिनल डेटा ये रहा, एसआईडी को मैंने एसआईडी की तरह ही रखा, उसको मैंने कोई एलियास नेम नहीं दिया, लेकिन नेम ऑफ क्लास को मैंने मर्ज करके नया कॉलम जो बना उसको मैंने नाम दे दिया डिटेल्स। और इनके अंदर देखिए राजेश 10 ये वैल्यूज आ गई, अमित 12 ये आ गई, ज्योत्सना 8 ये आ गई, एंड विकास 11 ये आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को मर्ज करके भी जो है एलियास नेम दे करके हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एलियास की मदद से मल्टीपल कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हम जॉइन ऑपरेशन के थ्रू वैसे भी कर रहे थे। तो जॉइन ऑपरेशन में जब आप उनको मर्ज करते थे तो सेपरेट कॉलम अपनी आइडेंटिटी, अपनी मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ ही मर्ज होते थे। यहाँ पर तो डेटा ही मर्ज हो गया एंड कॉलम का नेम जो है वो एलियास के फंक्शन में लग गया है। तो डेटा मर्ज करने का काम इस कीवर्ड ने किया एंड देन कॉलम को नेम देने के लिए हमने एलियास काम में लिया। अदरवाइज हम अगर एलियास नहीं यूज़ करते तो वहाँ पे बड़ा मर्जब डेटा शो होता। चलिए देख ही लेते हैं क्या एरर आती है उस कंडीशन में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, एलियास हटा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा कॉलम नेम बन गया concat_ws, ठीक है। इस तरह से ये, तो ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है, इसलिए आगे एलियास नेम मैंने काम में ले लिया, ठीक है। तो ये था कि भाई हमने अभी तक जो हमने देखा वो हमने सिंगल टेबल के ऊपर, मल्टीपल या सिंगल कॉलम्स के ऊपर हमने ये जो है कंसेप्ट एलियास जो है अप्लाई किया था। अब हम मल्टीपल टेबल पे ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 अलग अलग टेबल को जो है हम मर्ज करने की कोशिश करेंगे एलियास की मदद से, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम करता है। उसके लिए फिर से हमें 2 टेबल चाहिए, तो मैं दोनों टेबल शो करा देता हूँ। पहले सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गई, एंड देन लाइब्रेरी, ये मैंने लाइब्रेरी शो कर दी। दोनों टेबल्स मेरे सामने है। स्टूडेंट जो टेबल है उसके अंदर एसआईडी नेम क्लास जो है ये वैल्यूज हैं, ठीक है। और 4 रोज टोटल इंसर्ट की हुई है। लाइब्रेरी के अंदर हम देखें तो टोटल मिला के 7 रोज हैं। बुक आईडी, बुक नेम एंड उस स्टूडेंट की आईडी जिसने वो बुक इशू करवा रखा है, ठीक है। अब हम इन दोनों के ऊपर जो है जो ये एलियास का कंसेप्ट अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेलेक्ट स्टूडेंट को मैं एस मान लेता हूँ, लाइब्रेरी को मैं एल मान लेता हूँ। तो सेलेक्ट l.bid कोमा l.b नेम, ठीक है। अब ये l मैंने क्या किया, मैंने लाइब्रेरी को शॉर्ट करके फिलहाल l मान लिया है, ठीक है। हर बार लाइब्रेरी लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट l लिख रहा हूँ। तो उस टेबल में से क्या लेना है, bid एंड बुक नेम लेना है, ठीक है, कोमा स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट नेम को मैं s मान लेता हूँ, तो s.name, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में से नेम लेना है खाली, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब उसके बाद में फ्रॉम, ठीक है। अब मैं फर्स्ट टेबल जो है उसका नाम लिख रहा हूँ एंड देन उसको एलियास में कन्वर्ट करूँगा। कैसे, देखते जाइएगा। ये लाइब्रेरी है, इसको मैंने एस करके कर दिया एल। अब आप समझे मैंने एल क्यों लिखा था, क्योंकि पहले मैंने टेबल्स के नाम शॉर्ट में लिख दिया एंड देन अब मैं यहाँ पे नाम डिफाइन कर रहा हूँ कि एल जो है वो किसका एलियास है, लाइब्रेरी का। यानी कि टेबल का जो नेम है वो फिलहाल यहाँ पे एल की तरह एलियास यानी कि एल की तरह शो होगा। उसका नाम लाइब्रेरी है, लेकिन इस वाली क्वेरी के अंदर वहाँ पे नाम जो है एल हो जाएगा टेबल का। तो इससे ये आगे वाली क्वेरी सक्सेसफुल रन होगी। ये मैंने किया, ठीक है। एंड देन टेबल 2 का भी मैं कर लूँ, लाइब्रेरी एज एल एंड स्टूडेंट एज एस, ये मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वेयर कंडीशन देनी होगी, क्योंकि मैं 2 अलग अलग टेबल का डेटा मर्ज करके शो कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है मुझे दोनों ही टेबल के अंदर कोई एक कॉमन कंडीशन डालनी होगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वेयर, ठीक है, स्टूडेंट टेबल का जो एसआईडी है वो इक्वल हो जाए लाइब्रेरी के अंदर मौजूद एसआईडी के, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। टेबल शो हुई है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। अब ये क्वेरी में हुआ क्या है, उसके लिए इसी क्वेरी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, दोनों ही आउटपुट सेम है पर दोनों की क्वेरी अलग अलग है। इस वाली क्वेरी में मैंने क्या लिखा,
लाइब्रेरी टेबल में से बुक आईडी सेलेक्ट करो, लाइब्रेरी वाली टेबल में से बुक नेम सेलेक्ट करो, स्टूडेंट वाली टेबल में से नेम सेलेक्ट करो, ठीक है। एंड देन ये कहाँ से लेना है, स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल में से लेना है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट टेबल का एसआईडी लाइब्रेरी टेबल के एसआईडी के बराबर हो। अब हर बार मुझे दोनों टेबल के पूरे नाम लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है, और ये तो फिर भी बहुत अच्छे और स्वीट नेम है, लाइब्रेरी स्टूडेंट्स। रियल डेटाबेस के टेबल्स के आप नाम सुनेंगे आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बोला प्रोग्रामर्स उन टेबल्स को समझने के लिए अपने हिसाब से नेम्स को यूटिलाइज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बार बार अगर नेम लिखूँ, मल्टीपल क्वेरीज अप्लाई करनी हो तो मैं कितना परेशान हो जाऊँगा। इससे बचने के लिए ये वाली क्वेरी मैंने काम में ले ली। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें अगर आप यहाँ देखो फ्रॉम लाइब्रेरी एज एल एंड स्टूडेंट एज एस, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखो फ्रॉम स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी, दोनों टेबल के नाम लिखे हुए, यहाँ पे भी टेबल के नाम लिखे हैं, बट साथ में मैंने एलियास काम में ले लिया, यानी कि लाइब्रेरी को तो एल की तरह यूज़ करो एंड स्टूडेंट को जो है एस की तरह यूज़ करो। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे मुझे पूरा नेम देना पड़ता था टेबल का, वहाँ पे मैंने उनके एलियास नेम काम में ले लिए। लाइब्रेरी को एल कर दिया तो ये देखिए l.bid, जैसा यहाँ पे library.bid था, l.bname यहाँ पे जैसे library.bname था। स्टूडेंट को एस कर दिया तो s.name जैसे यहाँ पे student.name था। और आगे साथ साथ कंडीशन में भी इसका फायदा हुआ, s.sid, ठीक है, क्योंकि s जो स्टूडेंट का एलियास है इसलिए, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट लिखना पड़ रहा था, और यहाँ पे l.sid जो कि लाइब्रेरी का एलियास है, जबकि यहाँ पे लाइब्रेरी डायरेक्ट लिखना पड़ रहा था। यानी कि मैंने दो टेबल के अंदर से डेटा मर्ज करके शो कराया और दोनों ही टेबल के नाम मैंने एज ए एलियास की तरह पुट कर दिए ताकि मैं शॉर्ट वर्ड से काम ले सकूँ, एंड देन मेरा इस तरह से डेटा शो हो गया, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के या तो आप एलियास का इस्तेमाल करके टेबल नेम शॉर्ट करके भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर जो है आप यहाँ पर इस तरह से पूरा टेबल नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो एलियास का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मल्टीपल टेबल्स हो, और टेबल्स को आप चाहो तो 1 2 3 4 नंबरिंग दे सकते हो, ABCD XYZ, आप उनको अल्फ़ाबेट्स की तरह जो है डिफाइन कर सकते हो। तो इसलिए एलियास का इस्तेमाल टेबल्स पे किया जाता है। बट जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि एलियास के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ इस व्यू टेबल में है। ओरिजिनल टेबल में लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ही है, ठीक है, और स्टूडेंट टेबल का नाम स्टूडेंट ही है, वो एस या एल में नहीं कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट था एलियास का, ये काम करता है हमारा मल्टीपल टेबल पे। तो इस वाले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एलियास की मदद से किसी भी टेबल के कॉलम के नेम व्यू टेबल में चेंज किए जाते हैं, या फिर कॉलम्स को मर्ज करके जो मर्ज्ड कॉलम है उसका एक न्यू नेम जो है एलियास के थ्रू दिया जाता है, या फिर मल्टीपल टेबल को भी हम मर्ज करके जो है यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल का नेम जो है वो एलियास में चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एलियास कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो है ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय ये सेकंड कीवर्ड या सेकंड कमांड है जो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एलियास भी जो है व्यू लेवल पे काम कर रहा है और ग्रुप बाय भी जो है वो व्यू लेवल पे काम करता है। यानी कि कोई ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर से जब भी हम कोई डेटा सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट को जो है ये ग्रुप कर देता है। कैसे, आपको क्वेरी के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ टाइम जो है इसको एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम में लेते हैं, काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये जो हम ये जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं इनके साथ में जो है हम ग्रुप बाय को यूज़ करते हैं। अब एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैक्सिमम मिनिमम ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करना समझते हैं। कोई भी एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के अंदर से दो कॉलम जो है मैंने शो किए। एक कॉलम मैंने सिंपल शो किया, एक कॉलम के अंदर मैंने काउंटिंग लगा दी, ठीक है, एंड देन आगे टेबल नेम दिया, ग्रुप बाय, जिस भी कॉलम के थ्रू मुझे शो करना है। अभी कैसे काम करता है, मैं बहुत सिंपल सा काम करता हूँ। उसके लिए पहले लाइब्रेरी टेबल शो कराता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी टेबल में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा मेरा लाइब्रेरी टेबल, ठीक है, नीचे की तरफ ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। अब यहाँ पे 3 कॉलम है, BID, BName और SID। अब मैं जो अपनी ये वाली जो क्वेरी है, ठीक है, ये मैं अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट, ठीक है, काउंट करना है। क्या काउंट करना है भाई, बुक आईडी काउंट करना है, ठीक है। और दूसरा मुझे लेना है बुक नेम, ठीक है, ये मैंने लिया फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिखा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ग्रुप बाय कॉलम नेम, तो मैं करता हूँ, एक काम करते हैं, पहले इसको डायरेक्ट ऐसे शो करता है, ठीक है, देखते क्या होता है। ये देखिए मैंने क्वेरी लगाई लाइब्रेरी टेबल पे, सेलेक्ट काउंट BID एंड BName फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब इसने बुक आईडीज को टोटल काउंट किया और मुझे शो कर दिया टोटल 7 एंट्रीज इसके अंदर दी हुई है। अब बुक नेम में सिर्फ फिजिक्स क्यों, ठीक है, क्योंकि मैंने बुक नेम पे काउंटिंग नहीं लगाई, बुक नेम शो कराने के लिए कहा। तो बाय डिफॉल्ट इसने इनको तो काउंट करके 7 जैसे शो कर दिया और बुक में से सबसे पहली बुक का नेम उसने मुझे शो किया, पर अगली रो क्यों नहीं आ रही है,
क्योंकि काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, इन एंट्रीज को काउंट करके सिंगल रो में मुझे शो करेगा। टोटल 7 एंट्रीज है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखिए इस तरह से, तो भले ही काम आसान हो जाता कि बुक नेम्स भी 7 है और बुक आईडीज की भी एंट्री 7 है, इसलिए 7 7 हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा डेटा शो हो रहा है, पर अब ये वो डेटा नहीं जो मुझे चाहिए। मुझे जानना है क्या एक्चुअली टोटल बुक्स कितनी अवेलेबल है, क्या उनका जो है स्टेटस चल रहा है। तो उसके लिए मैं ग्रुप बाय कमांड अप्लाई करूंगा एंड नथिंग एल्स। सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, या फिर काम करते ये, ठीक है। लाइब्रेरी GROUP ग्रुप बाय, ठीक है। मैं बुक आईडी के थ्रू इसको ग्रुप बाय करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, जब ऊपर वाली क्वेरी में मैंने ग्रुप बाय नहीं लिखा है तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा था, जब मैंने ग्रुप बाय लगाया तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा। अभी आउटपुट है क्या, ध्यान से देखते हैं। बुक आईडीज, तो बुक आईडीज 1 1 1 1 2 2 कैसे हो गया, जबकि बुक आईडीज तो ये थी। तो अब हकीकत में कर क्या रहा है, ये काउंट कर रहा है, ठीक है। कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पे इसके नीचे ही जो लाइब्रेरी टेबल शो कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पूरे में अगर देखें तो फिजिक्स की एक ही बुक है, तो फिजिक्स की एक ही बुक है, उसकी एक ही आईडी है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है कि फिजिक्स की एक ही बुक है और उसकी जो मतलब बुक आईडी जो है वो 1 ही है, मतलब एक ही बुक आईडी अवेलेबल है, ठीक है। कंप्यूटर्स की भी सेम देखें तो कंप्यूटर्स का भी सेम कि एक ही बुक आईडी अवेलेबल है। अब हम हिंदी का देखते हैं, यहाँ देखिए हिंदी 218, एक और जगह देखते हैं हिंदी 218 और एक और हिंदी है जो है 124, लेकिन इसमें हम इनको देखते हैं। ये वाला हिंदी इसका है 218, ठीक है, ये देखिए ये, और ये वाला भी जो हिंदी इसका है 218, यानी कि 2 सेम एंट्रीज रिपीट, एक ही मतलब एक जो सेम एंट्री है, सॉरी ये जो एंट्री है ये 2 बार रिपीट हुई है। इसमें बुक आईडी भी सेम है और नेम भी सेम है, तो नेम तो रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा गया, और आईडी सेम है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 आईडीज है, सेम है, रिपीटेड सेम है, इसलिए रिपीट हो रही है आईडी। तो टोटल मिला के 2 बार आईडी एंटर हुई है, ठीक है। अब मैं हिंदी क्या देखूँ, वापस नीचे एक हो तो यहाँ पे 1, क्यों, क्योंकि ये इस वाली हिंदी की बुक है जिसका आईडी नंबर जो बदल चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के ग्रुप बाय ने किया क्या, उसने सबसे पहले बुक आईडी को काउंट किया, हर एक की इंडिविजुअल, यहाँ पे टोटल काउंट कर लिया, टोटल कितनी एंट्री से शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हर एक नेम के अकॉर्डिंग काउंट किया। फिजिक्स की बुक 1 बार आई है, उसके आगे 82 1 टाइम लिखा हुआ है तो 82 का 1 कर दिया। कंप्यूटर के आगे 174 पूरी टेबल में 1 टाइम है तो 1 कर दिया। हिंदी के आगे लिखा हुआ है 218, लेकिन ये 2 बार है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 2 शो कर दिया। नेम कॉमन था, हिंदी यहाँ डाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद में केमिस्ट्री का अगर देखें तो 1 था, क्योंकि 112 एक बार ही आया इसलिए 1 कर दिया। मैथ्स का देखें, मैथ्स का 101 एक बार ही आया इसलिए 1 कर दिया। एंड देन लास्ट ये वाला हिंदी, ठीक है, 124 भी पूरी टेबल में एक बार इसलिए 1 शो कर दिया, ठीक है। मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, टेबल को जो है यहाँ पे, ठीक है, बुक आईडी के बजाय मैं बुक नेम के थ्रू कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखिए, ठीक है, ये रही ओरिजिनल टेबल। पहले वाली में मैंने बुक आईडी के थ्रू अरेंज किया था, तो यहाँ पे हिंदी 2 बार आया, क्योंकि हिंदी की 3 बुक्स है जिसमें 2 की आईडी सेम है, तो वो ये रही, और एक का आईडी अलग है तो यहाँ आ रहा है। अब मैं यहाँ देखता हूँ फिजिक्स, कंप्यूटर्स, हिंदी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है, लेकिन हिंदी जो है वो कंबाइंड हो गया है। क्यों, क्योंकि अब बुक आईडी के अंदर जो है वैल्यूज़ नहीं सर्च करी जा रही है, बल्कि नेम के अंदर सर्च करी जा रही है। और बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी की स्पेलिंग तीनों ही जगह एक जैसी है, स्मॉल या कैपिटल होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो हिंदी की स्पेलिंग सेम थी, तो तीनों ही रोज़ को इसने मर्ज कर दिया, यहाँ से लिया और यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तीनों को काउंट करके एक बार लिख दिया, और टोटल आगे शो क्या कर दिया कि इनके आईडीज टोटल 3 है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से सिंपल में समझाता हूँ। पहले बुक आईडी के ऊपर कैलकुलेशन था, तो रिपीटेड वैल्यूज को सर्च करके काउंट करके दिखाया था, तो 218 2 बार आया इसलिए शो कर दिया, और 124 एक बार ही था इसलिए इस हिंदी को अलग से शो कर रहा है। लेकिन जब मैंने बुक नेम के ऊपर ग्रुप बाय लगाया तो इसने स्पेलिंग्स के हिसाब से सर्च किया, तो हिंदी 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 सेम स्पेलिंग, तो ये तीनों कंबाइंड होकर 1 हो गए, और आईडीज आगे टोटल मिला के एक इसकी आईडी, एक इसकी आईडी, एक इसकी आईडी, यानी कि 3 आईडीज अवेलेबल है। केमिस्ट्री की एक ही आईडी है, मैथ्स की एक ही आईडी, कंप्यूटर की एक ही आईडी, फिजिक्स की एक ही आईडी, ठीक है। तो ये काम किया ग्रुप बाय कमांड ने। तो अब इसका आउटपुट क्या निकला, मुझे बस खाली ये जाननी हो कि नेम के हिसाब से अगर मैं सर्च करना चाहूँ कि यार टोटल नेम के हिसाब से बताओ कौन कौन सी बुक्स की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया उनके आईडीज़ को। अगर मैं काउंट नहीं करता, आप बोल दोगे सर मैं काउंट नहीं लगाऊँ, तो देखिए क्या होता है, ठीक है, मैं काउंट हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए क्या एरर क्रिएट होती है, ये देखिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसको लॉजिक समझिए। मैंने ग्रुप बाय तो किया, बट इसमें क्या हुआ, हिंदी जो है फिर से 3 बार हिंदी था मेन टेबल में, तीनों मर्ज हो गए, एक हो गया।
लेकिन आईडी एक ही आ रहा है। क्यों भाई, नीचे का 218 क्यों नहीं आ रहा और 124 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब इसने इनको मर्ज किया बिना काउंट किए तो इसने रिपीटेड वैल्यू को नेम के हिसाब से तो अरेंज कर दिया, ठीक है, और रिपीटेड जो हिंदी के नेम थे उनको हटा दिया, लेकिन आईडी एक ही शो करा कि बाकी 2 आईडी डालने के लिए हिंदी की अलग से रो दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इशू आएगा। और सेम अगर इसको मैं BID के थ्रू करूँ तो भी देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सेम जो 218 2 बार था वो तो एक बार हो गया एंड 124 अलग से शो कर रहा है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे इस टेबल से ये पता नहीं लग रहा है कि हिंदी की टोटल बुक्स कितनी है, ठीक है। तो टोटल बुक्स मुझे कैसे पता लगेगी, जब मैं इसको काउंट फंक्शन के थ्रू काम में लूँगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बुक आईडी पे काउंट लगाया था, ना कि नेम पे, ठीक है, क्योंकि जब भी लाइब्रेरी में कोई भी बुक आती है उसको एक आईडी दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होगी। तो अब सिंपल सा है, तो इस टेबल से मुझे क्लियर पता लग रहा है हिंदी की 3 बुक्स हैं, ठीक है। तो इससे मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। हाँ, मुझे पता आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लास के हिसाब से हर एक हिंदी अलग होती है, फर्स्ट क्लास की हिंदी अलग, 10th की अलग, 12th की अलग, ठीक है, आपकी बात सही है। बट यहाँ पे हम ग्रुप बाय कंसेप्ट को समझ रहे हैं। ओरिजिनल टेबल के अंदर ग्रुप बाय को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं कि ग्रुप बाय वर्क कैसे करता है, उसके लिए मैंने सिंपल टेबल काम में लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप बाय कमांड, जो कि हमने अभी तक कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया। अब ये बाय डिफॉल्ट मुझे शो हो रहा है। अब यहाँ देखें तो 1 1 3 1 1 कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, बस रिजल्ट शो हो रहा है। रिजल्ट क्यों? क्योंकि हिंदी 3rd नंबर पे तो 3rd नंबर पे एंट्री चेंज हुई है, अगर हिंदी 1st नंबर पे तो 1st नंबर पे एंट्री चेंज होती। लेकिन मैं चाहूँ तो इस रिजल्ट को मैं ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बाय बुक आईडी, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 3 जो बीच में था नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि बुक आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है असेंडिंग होता है, तो 1 1 1 1 1 एंड देन 3, ठीक है। यही जो है मैं बुक नेम पे भी कर सकता हूँ। ये देखिए तो ABCD के हिसाब से C ऊपर चला गया, H आ गया, देन M एंड देन P, ठीक है। तो ये हुआ, क्लियर है। अगर इसको डिसेंडिंग करना हो तो DESC डिसेंडिंग, ये देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया, फिजिक्स P ऊपर चला गया, देन M देन H देन C, ठीक है। और बुक आईडी के अकॉर्डिंग कर दूं इसको तो भी हो जाएगा। बुक आईडी डिसेंडिंग, ये देखिए 3 ऊपर चला गया। तो कुल मिलाकर के ग्रुप बाय कमांड क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी कॉलम पे जिस पे ग्रुप बाय कमांड को लगाया है, ठीक है, उसके अंदर रिपीटेड वैल्यू को सर्च करेगा, कंबाइन करेगा, देन हमें शो करेगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ग्रुप बाय कमांड काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको एक तो ग्रुप बाय कमांड और दूसरा है जो एलियास जो है, जो हमने अप्लाई करना सीखे हैं, इन दोनों का ही कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या आपके पास कोई क्वेरी है या कोई सजेशन या कोई फीडबैक है या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।